नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं हम अनुसूचियों के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ अनुसूचियों के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और कल की क्लास में जो है अनुसूची 7 तक जो हम पढ़ चुके थे। अनुसूची 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया था। अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो वेतन एवं भत्तों के बारे में। अनुसूची 3 में जो है दोस्तों किसके बारे में, अनुसूची 3 में बात की गई थी, किसके बारे में बात की गई थी, शपथ के बारे में। अनुसूची 4 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बात की गई थी। और अनुसूची यदि 5 की बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 में किसके बारे में, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय इन 4 राज्यों में। और साथ ही अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था 3 सूचियां बनाकर। संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन 3 सूचियों को बनाकर जो है अलग अलग विषय जो है बांटे गए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची 8 के बारे में। तो अनुसूची 8 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 22 भाषाएं। तो इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। मूल संविधान में, मूल संविधान, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषा थी। याद रखें दोस्तों, यानी जब हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी संविधान में, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषा हैं। अब ये 22 भाषा हैं, कौन कौन सी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं तो यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। 15वीं भाषा सबसे पहले, 15वीं भाषा दोस्तों, 15वीं भाषा की यदि बात की जाए तो 15वीं भाषा है सिंधी भाषा। 15वीं है सिंधी भाषा। अब दोस्तों इसको जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर 4 भाषाएं जो है दोस्तों, जैसे यानी 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। और बाकी जो 4 भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। यानी 1, 3 और 4 ये 8 भाषाएं हो गई और 14 भाषाएं पहली थी। तो कुल मिलाकर जो है भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो अब इन सभी भाषाओं को लिख लेते हैं यहाँ पे। 15वीं भाषा जो है दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ी गई थी। कब दोस्तों, 1967 के तहत जोड़ा गया था 15वीं भाषा को। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 15वीं भाषा के बाद जो है 3 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और दोस्तों कौन सी, कोंकणी, कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। इनको जो है 71वां संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, 1992 के तहत जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, 1992 के तहत जो है
जोड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। तो इनकी यदि बात की जाए तो इनको जो है बयानवा संविधान संसाधन संसाधन नहीं संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये 8 भाषाएं हो गई। तो इनको जो है 8 और 14 यानी कुल मिलाकर जो है 22 भाषाएं हो गई हैं हमारे वर्तमान संविधान में। अब आते हैं दोस्तों वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में? 11 शास्त्रीय भाषाएं। अब शास्त्रीय भाषाओं से क्या मतलब होता है? यानी जो 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी होती है उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो 11 भाषाएं हैं वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी हैं? अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। जो भाषाएं 1500 से 2000 साल पुरानी होती हैं उनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। अब दोस्तों कौन कौन सी 11 भाषाएं हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले 2004 में जो है तमिल भाषा को जोड़ा गया था। किसको दोस्तों? तमिल भाषा को। और इसके बाद दोस्तों 2005 की यदि बात की जाए तो 2005 में संस्कृत भाषा को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2008 में जो है तेलुगु और कन्नड़ को, तेलुगु एवं कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों 2013 की यदि बात की जाए तो मलयालम को 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और यदि 2014 की बात की जाए तो ओडिसी को जो है दिया गया था। दोस्तों ये हो गई 5 भाषाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 2024 यानी 2024 में जो है 5 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। कौन कौन सी हैं? प्राकृत हो गई, पाली, मराठी हो गई। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं असमिया। ये हो गई दोस्तों असमिया। और कौन सी दोस्त? बंगाली। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर जो है वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या भी कितनी हो गई? वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या भी जो है कितनी हो गई है? तो 11 जो है हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुसूची 9 यानी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और 8 अनुसूचियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। तो 8 अनुसूचियाँ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये चारों अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई थी इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे इस अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। और इसमें जो है कुल कितने विषय हैं? 284 विषय। कितने? 284 विषय हैं। और किसी भी न्यायालय में जो है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया। भूमि सुधार के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुल विषय कितने हैं इस अनुसूची में? कुल विषय। तो कुल विषय की यदि बात की जाए तो
चौरासी। याद रखें दोस्तों, कुल विषय कितने, 284। अब यहाँ पे बात करते हैं, किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज जो है नहीं किया जा सकता। किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज जो है नहीं किया जा सकता। चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुसूची 9 में जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10, अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो इस अनुसूची 10 को जो है कब जोड़ा गया था। तो इस अनुसूची 10 की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था, और इसमें दल बदलने पर रोक के बारे में बताया गया। लिखेंगे 52वां CA 1985 के तहत। कब दोस्तों, CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों, 1985 के तहत। अब इसमें किसके बारे में बात की गई, दल बदलने पर रोक के बारे में। दल बदलने पर रोक, दल बदलने पर रोक के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 11 में। अनुसूची 11, अनुसूची 11 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुसूची 11 को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। तो दोस्तों इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। लिखेंगे कब जोड़ा गया था दोस्तों, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत। याद रखें दोस्तों, 1973 नहीं, 1992 के तहत इसको जोड़ा जाएगा। 1992 के तहत, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज से जो है संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कुल विषय कितने हैं। तो कुल विषय की यदि बात की जाए, अनुसूची 11 में जो है कुल विषय हैं 29। कितने, 29 विषय हैं कुल। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूची 12 की। अनुसूची 12, अनुसूची 12 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस अनुसूची 12 को जो है कब जोड़ा गया था। तो इसको जो है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाओं के बारे में। नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाएं के बारे में, पालिकाएं। तो ये अनुसूची 12 में जो है बात की गई। अब दोस्तों इसमें कुल विषय की यदि बात की जाए, अनुसूची 12 में कुल कितने विषय जो हैं शामिल किए गए हैं, 18 विषय। कितने दोस्तों, 18 विषय जो है शामिल किए गए। दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अनुसूची का। अब इसके बाद एक बार अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, जानेंगे संविधान के निर्माण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में से एक टॉपिक हम कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसका रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बात की गई है। और हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी भाषाएं, वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अब बाकी की जो है 8 भाषाएं हैं, ये कब कब जो है जोड़ी गई थी। तो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, जिसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों 15 भाषाएं हो गई हैं, और इसके बाद जो है 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीनों को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत जो है जोड़ा गया था। 15 यानी 3, 18 हो गई। और इसके बाद 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। 18 और 4 22 भाषाएं हो गई हैं, जो कि हमारे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो वर्तमान में जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं 11। कितनी दोस्तों, 11।
यानी 6 पहले थी और 5 जो है अभी जोड़ी गई हैं 2024 में। तो अब दोस्तों ये शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, यानी जो भाषाएं 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी होती हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दे दिया जाता है। अब जैसे तमिल भाषा की बात की जाए तो इसको जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु व कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिसी को। और 2005 में जो है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, प्राकृत, पाली, मराठी, असमी और बंगाली। इन 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। 6 और 5 11 हो जाती हैं वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 9 की, यानी अनुसूची 9 को जो है कब जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है अनुसूची 9 को जो है जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है और इसमें कुल विषय 284 विषय शामिल किए गए हैं और किसी भी न्यायालय में अनुसूची 9 को जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अनुसूची 10 के बारे में आते हैं। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जो इसको जोड़ा गया था और इसमें दल बदलने पर रोक के बारे में, यानी दल बदलना क्या होता है। यानी दोस्तों अनुसूची 10 से पहले क्या होता था, यानी कोई भी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष जो भी ये पार्टी के सदस्य होते थे एक पार्टी को छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में चले जाते थे और उस समय जो उनका पद जो है बरकरार रहता था, यानी चाहे आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में किसी भी पार्टी में जा सकते हैं लेकिन आपका पद जो है बना रहता था। लेकिन जब यहाँ पर आर्टिकल यानी अनुसूची 10 जोड़ी गई तो इसमें कहा गया था दल बदलने पर रोक। अगर आप किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं एक पार्टी को छोड़कर तो आपका जो पद है वह जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आप जो है किसी दूसरी पार्टी में केवल कार्यकर्ता के रूप में ही जो है जा सकते हैं, तो ये कहा गया है दल बदलने पर रोक अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पंचायत राज के बारे में जो है बताया गया है और इसमें कुल विषय की बात की जाए तो 29 विषय इसमें कुल शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करती है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अनुसूची 12 की हम बात करेंगे। अनुसूची 12 की यदि बात करते हैं यहाँ पे तो अनुसूची 12, तो दोस्तों अनुसूची 12 की बात करते हैं तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसमें नगरीय प्रशासन व नगर पालिकाओं के बारे में जो है बताया गया है और इनसे संबंधित कुल 18 विषय जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा अनुसूचियों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में जो है कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या जो है जोड़ा गया है इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत। नया टॉपिक हमारा शुरू होता है। संविधान के अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। अब 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद जो है मात्र 10 देशों के संविधान को जो है चुना था और जिनमें से जो है कुछ ना कुछ हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन कौन से 10 देश थे? अमेरिका, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इसीलिए जो है दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इन 10 देशों से जो है हमारे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है शामिल किया गया था। अब साथ ही दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है और इस भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है आर्टिकल थे 321 और साथ ही इसमें भाग थे 14 भाग थे और साथ ही अनुसूचियाँ थी 10। तो इसी भारत शासन अधिनियम से जो है हमने लगभग अपने भारतीय संविधान में जो है 250 अनुच्छेद जो है शामिल किए थे। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान 60 देशों के
संविधान के यानी 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, संविधानों को पढ़ा। और 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद यानी पढ़ा, 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद लिखेंगे दोस्तों, पढ़ने के बाद मात्र 10 देशों को चुना, 10 देशों को चुना। तो कौन कौन से 10 देश थे जिनको चुना था और जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन से 10 देश थे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अमेरिका था, अमेरिका कौन सा दोस्तों? अमेरिका था। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जापान, जापान। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आयरलैंड, आयरलैंड था, आयरलैंड। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आयरलैंड हो गया। और कौन सा था दोस्तों? जर्मनी, जर्मनी। और साथ ही दोस्तों जर्मनी के बाद ब्रिटेन लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद दोस्तों रूस लिख लेते हैं यहाँ पे, रूस हो गया। रूस के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कनाडा, कनाडा। और साथ ही कनाडा के बाद दोस्तों फ्रांस, फ्रांस जो है यहाँ पे लिख लेते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे नंबर 9 पर ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 10 की यदि बात की जाए तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यानी इन 10 देशों से जो है भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि उधार का थैला जो है कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है बाहर के देशों के संविधान से जो है मिलकर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत की यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है भारतीय संविधान का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें आर्टिकल यानी इसमें अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो इसमें इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। और यदि बात की जाए इसमें भाग कितने थे? भाग थे 14 भाग थे। अब इसमें बात करते हैं अनुसूची कितनी थी? अनुसूचियाँ, यानी इस भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन 321 अनुच्छेद में से जो है 250 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। याद रखेंगे दोस्तों 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। याद रखें दोस्तों, शामिल किए, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 200 आर्टिकल यानी 250 अनुच्छेद जो है कहाँ से शामिल किए गए थे? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों यहाँ पर 250 के 250 आर्टिकल तो नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि भारत शासन अधिनियम से कौन कौन सी प्रक्रियाएँ ली गई हैं। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग को लिया गया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियाँ बनाकर। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की यहाँ पे बात की जाती है। 1935 की यहाँ पर दोस्तों बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई? तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को लिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था ली गई है यहाँ से। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को जो है यहाँ से लिया गया। और क्या लिया गया दोस्तों, राज्यपाल का पद लिया गया, राज्यपाल का पद जो है यहाँ से लिया गया। और क्या लिया गया दोस्तों, साथ ही शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर जो है, यानी राज्य और केंद्र के बीच जो है 3 सूचियां बनाकर जो है शक्तियों का विभाजन किया गया अनुसूची 7 के माध्यम से। तो उस प्रक्रिया को यहीं से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी CPS, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है की गई थी। तो लिख लेते हैं इसको, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी CPSC की स्थापना CPSC की स्थापना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, 1919 के द्वारा 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ली आयोग की सिफारिश पर की गई। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो इसकी सिफारिश पर जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों भारतीय यानी संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं की यदि बात करते हैं, तो इन्होंने जो है, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद जो है मात्र 10 देशों को चुना था। अब ये 10 देश कौन कौन से थे, अमेरिका, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। और साथ ही दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला जो है कहा जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है बाहर के देशों से कुछ ना कुछ शामिल करके जो है बनाया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है किसको माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है, क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद थे 321, भाग थे इसमें 14, अनुसूचियाँ थी 10, लेकिन इन 321 अनुच्छेदों में से जो है 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए थे। तो इसीलिए जो है भारत शासन अधिनियम को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। साथ ही दोस्तों अब भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएँ ली गई हैं, तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, यानी जो भारत में राज्यपाल का पद है वह यहीं से जो है लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियाँ बनाकर, यानी राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर, उस प्रक्रिया को यहीं से लिया गया भारत शासन अधिनियम से। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी CPSC यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा है, यानी ये 10 दिन जो बचे, इनसे क्या क्या जो है लिया गया है, इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।